टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये हमारा टॉपिक है। इसमें बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हैं। एक तो मॉडर्निटी क्या होता है, कैसे आया, कहाँ आया, वो हमने पढ़ना यूरोप का। और फिर उसकी वजह से सोशल चेंजेस क्या हुई, और फिर इन सोशल चेंजेस की वजह से सोशोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम पहले देखिए, हम पहले एक बेसिक सी डायग्राम बना देते हैं हम कि किस तरीके से हमने क्या क्या आगे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कुछ कंडीशंस डेवलप होंगी, मटेरियल कंडीशंस। मटेरियल मैं एक बेसिक डायग्राम बना देता हूँ क्या क्या इसमें पढ़ना, ताकि आंसर लिखते वक्त आपको याद रखने में ये इजी रहेगा। ठीक है, पूरा टॉपिक आपको याद रहेगा। पहले कुछ मटेरियल कंडीशंस होंगी, वो डेवलप होंगी। उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से थॉट लेवल पे, थॉट लेवल पे मॉडर्निटी आएगी। यानी आइडियल लेवल पे लोग के आइडियाज जो होंगे वो मॉडर्न होंगे। ठीक है, इन मटेरियल कंडीशंस की वजह से। फिर इस थॉट लेवल मॉडर्निटी की वजह से एक्शन लेवल पे, ठीक है, एक्शन लेवल पे मॉडर्निटी आएगी। यानी मॉडर्न जो लोग एक्ट करेंगे, मॉडर्न एक्शन होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ मटेरियल कंडीशंस न्यू डेवलप होंगी। यानी मटेरियल लेवल पे मॉडर्निटी आएगी, थॉट लेवल पे या एक्शन लेवल पे। ठीक है, और उसकी वजह से फिर कुछ क्या होंगे, ये मतलब एक्शन लेवल पे जब मॉडर्निटी आएगी तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और इन कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए एक न्यू डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा सोशोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली ऐसे स्टडी करना। तो ये देखिए, मटेरियल कंडीशन पैदा हुई, उसकी वजह से ये जो पूरा स्टेप हो रहा है ये आ गया मॉडर्निटी। पहला हमारा है कि मॉडर्निटी को स्टडी करना है, वो यूरोप में। ठीक है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये आगे हमारे सोशल चेंजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कुछ सोशल चेंजेस होंगी। ठीक है, और तीसरा, इस सोशल चेंजेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक न्यू डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, और वो न्यू डिसिप्लिन क्या होगा, सोशोलॉजी। उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो सोशोलॉजी। तो ये हमने आज स्टडी करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज ये स्टडी करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले हमने स्टडी करना है, देखिए अब बात करते हैं मटेरियल कंडीशन। मतलब आज हम ये स्टडी करेंगे मॉडर्निटी इन यूरोप। आज हम यहाँ तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, अच्छे डिटेल में स्टडी करेंगे मॉडर्निटी इन यूरोप, इस तक आज हम लिमिटेड रहेंगे। तो पहली बात तो मॉडर्निटी होता क्या है, मॉडर्निटी क्या होता है। देखिए, ये तो आपको पता है, मॉडर्निटी का मतलब होता है बीइंग मॉडर्न, मतलब मॉडर्न होना। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आ गई। या हम इसको ये बोल सकते हैं, टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी पास्ट। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ। ऐसे तो आप जाओगे डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत टफ टफ डेफिनेशन भी होती हैं। टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट जो था हमारा उससे एकदम ब्रेक अवे करना, और कुछ मॉडर्न जो है वो अपने बिहेवियर में कुछ बिहेवियर का मॉडर्न हो जाना, और पास्ट में जो हमारा बिहेवियर था, जो हमारा सोसाइटी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, वो सबका चेंज होना, और एक मॉडर्न यानी न्यू सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर का जो है वो होना, और न्यू सोसाइटी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स का डेवलप होना। तो टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट, तो इसका मतलब है कि हमें जो हमारा पास्ट है, पहले इसको पता होना चाहिए कि पास्ट क्या था उस वक्त। ठीक है, ये हमारा जो पास्ट है ये क्या था,
तब हम जाके उससे ब्रेक, फिर हम ये हम फिर हमें पता चलेगा ना कि हम ब्रेक अवे हुए हैं उससे, हम अलग हुए हैं कि नहीं, हम मॉडर्न हुए हैं कि नहीं है। तो मॉडर्निटी आने का पहले हमारे माइंड में होना चाहिए, एक हमें क्लियर होना चाहिए कि पास्ट क्या था, किस तरीके से उससे हमारे अब जो नए कंडीशन पैदा हो रही थी वो डिफरेंट थी, और उन्हें हमने कहा कि अब मॉडर्निटी आ गई। ठीक है, तो अब हमें पहले पास्ट के बारे में पता करना है, पास्ट क्या था। तो देखिए पहले हम बात करेंगे मॉडर्निटी आई कब है। मॉडर्निटी को नॉर्मली बोला जाता है ना, जो हम मॉडर्निटी पढ़ेंगे, हमने पढ़ना कहाँ पे, यूरोप में ना, हमने यूरोप में पढ़ना, ठीक है। तो यूरोप में मॉडर्निटी हमने देखनी है कब आई। यूरोप में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में सबसे पहले यूरोप से ही जो ये मॉडर्निटी का कंसेप्ट है ये निकला, मॉडर्न कंसेप्ट वहां से निकले और फिर पूरी दुनिया में फैले, ठीक है। तो मॉडर्निटी यूरोप में कब आई है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होगा जो ये था तकरीबन सेकंड टू थर्ड सेंचुरी बीसी तक, ठीक है, थर्ड सेंचुरी एडी तक, यहाँ इस वक्त तक, ठीक है, मतलब एंशियंट टाइम से इस वक्त तक अच्छी खासी ग्रीस में, रोम वगैरह में अच्छी खासी जो सोसाइटी थी डेवलप थी, लिटरेचर आर्ट फिलोसफी वगैरह बहुत मतलब हाई लेवल के थे, रीजनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ से लेकर 13th सेंचुरी तक ये जो पीरियड था इसको कहा जाता है मिडिल एजिस, मिडिल एजिस कहा जाता है, या इसको बोला जाता है डार्क एजिस या डार्क पीरियड। क्यों, क्योंकि ये जो पीरियड था इसमें जो रोमन एम्पायर थी, जो रोमन एम्पायर थी जो बहुत बड़ी, वो फॉल कर गई थी, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे लिटरेचर आर्ट फिलोसफी वगैरह सब जो है वो खत्म हो गया था, न्यू रीजनिंग वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। तो ये डार्क एजेस जो थे ये हमारा मतलब यहाँ पे अब 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी वगैरह तक ये जो पीरियड है ये है मॉडर्निटी का पीरियड। इस पीरियड में मॉडर्न मॉडर्न ख्यालात जो हैं वो इमर्ज हुए। तो ये जो पास्ट था हमारा, ये आगे मतलब हमारा पास्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे हम ब्रेक अवे हुए, ठीक है। इससे हमने जो न्यू आइडियाज आए वो इससे टोटली डिफरेंट थे, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडर्निटी आती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम मॉडर्न हुए, मॉडर्न होना शुरू हो गए। ये जो पास्ट यहाँ पे था डार्क एजेस का, उससे हम डिफरेंट हुए, उससे कुछ हमने अलग किया, कुछ अलग सोसाइटी में कंडीशंस पैदा हुई, तो इसलिए उन उसको बोला जाता है कि मॉडर्न ख्यालात का आना या मॉडर्निटी का इमर्ज होना यूरोप में। यही बात चल रही है यूरोप की, ठीक है। तो पहले हमने जो पास्ट स्टडी करना कि पास्ट में क्या क्या होता था वो हमने देखना है, इस डार्क एजेस के बारे में पढ़ना चाहिए, डार्क एजेस में क्या क्या चल रहा था, किस तरीके से वहां से एक टोटल ब्रेक होता है और हम एकदम से न्यू कंडीशंस पैदा होती हैं, ठीक है। लिटरेचर आर्ट फिलोसफी एजुकेशन सिस्टम सब में मॉडर्निटी हमें देखने को मिलती है, मॉडर्न ख्यालात हमें देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से फिर आगे जाके सोशल चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पहले इतना ही आपको क्लियर हो गया कि क्या है सर, ये पीरियड हमने जो अलग अलग किए हैं कौन से, मतलब किया गया एक किस्म का क्लासिकल पीरियड, फिर ये मिडिल एजेस जिनको डार्क एजेस कहा जाता है, और मॉडर्न एजेस। तो पहले हम डार्क एजेस के बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगे, ठीक है। तो डार्क एजेस क्या थी, मतलब पास्ट हमारा क्या था उस वक्त यूरोप में, पास्ट क्या था जिससे हमने ब्रेक अवे किया। तो डार्क एजेस में क्या होता था, देखिए सबसे पहली बात अगर सोशल स्फेयर की बात करें, ठीक है, सोशल मतलब सोशल लेवल पे क्या हो रहा था, तो देखिए सारी जो जितनी भी पूरा हमारा सोशल स्पेयर था वो रिलीजन के इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है। रिलीजन यानी चर्च का, जो कैथोलिक चर्च था, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च, ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था क्रिश्चियनिटी का। ये सोसाइटी के हर पहलू को, ठीक है, ये चर्च जो है वो कंट्रोल करता था। चर्च में पोप होगा, वो उसका हेड होता था। सोसाइटी के हर मतलब हर पहलू, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक पहलू है, मतलब ट्रेड वगैरह किससे करना है, टैक्स वगैरह कितना रहेगा, ठीक है, किस किस पे किस किस को टैक्स देना है, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है, मैरिज कैसे करनी है, हर पहलू जो है जैसे आजकल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, वहां पे चर्च डिटरमाइन करता था, ठीक है।
ये सोशल सोशल स्फीयर सारा के सारा, किससे शादी करनी है, किसकी प्रॉपर्टी के क्या प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, कैसे ट्रांसफर करनी है, क्या करना है, ये सारा कुछ चर्च डिटरमाइन करता था। ठीक है। और इकोनॉमिक लेवल पे देखें इस वक्त डार्क एजेस में क्या हो रहा था। इकोनॉमिक लेवल पे हम बात करें तो वहां पे फ्यूडल इकोनॉमी थी, यानी फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, सारा कुछ, सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो लैंड होती है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। वो क्या होती है, लैंड। सब कुछ इकोनॉमिक जो होता है जितना भी, वो लैंड के इर्द गिर्द घूमता है। तो लैंड में क्या था, कुछ इसके ओनर्स थे जिनको लैंड लॉर्ड कहा जाता था। ठीक है। या जिनको फ्यूडल लॉर्ड कहा जाता था। फ्यूडल लॉर्ड का क्या, फ्यूडल लॉर्ड ये ओनर्स होते थे, पर ये इतनी बड़ी इनके पास लैंड होती थी, ये खुद तो उस पर काम नहीं करते थे, तो काम रखने के लिए इन्होंने, फील करने के लिए आगे जो रखे होते थे वो पीजेंट्स, जिनको पीजेंट्स, जिनको टेनेंट्स भी कहा जाता है। तो टेनेंट्स होते थे आगे। ठीक है। ये टेनेंट्स होते थे और फ्यूडल लॉर्ड होते थे। ये फ्यूडल लॉर्ड इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल लोग होते थे। और पावरफुल होने का मतलब इनको चर्च का फुल सपोर्ट रहता था। तो चर्च मतलब ऐसे रूल्स बनाएगा जिनकी वजह से इन लोगों को फायदा होगा। जैसे इन टेनेंट्स ने इनको टैक्स देना है, टेनेंट्स इसके खिलाफ नहीं कर सकते, अगर टेनेंट को इसके खिलाफ बोलेगा तो ऐसी पुनिशमेंट होगी। और रिलीजन में ऐसा है, फ्यूडल लॉर्ड की रिस्पेक्ट करना है वगैरह, तो आपको जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगी वगैरह वगैरह। चर्च का तो इतना कंट्रोल रहता था कि वहां पे चर्च जो है कुछ लेटर्स इशू किया करता था, सर्टिफिकेट देता था, मतलब एक किस्म की, कि कौन बंदा जो है वो हेवन में जाएगा। इसकी सर्टिफिकेट जो है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होती थी चर्च के द्वारा, वो समझ वो उसको माना जाता था कि ये इंसान जन्नत में जाएगा, मतलब हेवन में जाएगा। तो इसका इतना ज्यादातर मतलब चर्च ने सुपरस्टिशंस वगैरह भी फैला रखे थे। चर्च में जो सारा चर्च का था, बाइबल जो थी ना, वो उस वक्त वो दौर देखो आप, जो था मतलब 14th सेंचुरी से पहले पहले का दौर, उसमें कोई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं होती थी। हेब्रू वगैरह में, पुरानी लैंग्वेजेस में बाइबल होती थी, और कुछ ही लोग उसको पढ़ सकते थे। तो वही वही लोग जो है वो जो इंटरप्रिटेशन देते थे, वो आम लोगों ने तो बाइबल वगैरह पढ़ी नहीं होती थी, तो लोग फिर उसी की बात मानते थे और उसको सच मानते थे। तो इकोनॉमिक लेवल पे ये सब चल रहा था। लैंड, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। पॉलिटिक पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो क्या होता था, मोनार्की होती थी। मोनार्की यानी कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, डेमोक्रेसी नहीं होती थी, एक किंगशिप होती थी, जो एक किंग होता था। ठीक है, जिसको मोनार्क भी कहते हैं। तो किंग जो है, किंग को भी पूरा सपोर्ट किसका रहेगा, चर्च का। ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये भी हैंग हो गया। हाँ, किंग को पूरा सपोर्ट रहेगा किसका, चर्च का। तो चर्च जो है वो किंग को भी सपोर्ट करता था। कैसे सपोर्ट करता था, चर्च कहता था, मतलब जो चर्च कहता था, मतलब रिलीजन में जो चर्च की जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि जो किंग होता है ये डिवाइन होता है, या कि इसको ये ही इज चोजन बाय गॉड, ही इज चोजन बाय गॉड, मतलब गॉड ने खुद जो है किंग को चूज किया है। और इसलिए जो पीपल है, पीपल जो है वो रेबल नहीं कर सकते किंग के खिलाफ। ठीक है, पीपल कांट रेबल अगेंस्ट किंग। अगर वो करते हैं तो ये भाई इलीगल तो है ही है, आज के जैसे आज के टाइम में इलीगल माना जाता है। बट उस वक्त ये एक सिन भी था। यानी कि आपको इस दुनिया में तो चलो बुरा होगा ही आपके साथ, लेकिन आपको हेवन भी नहीं मिलेगी, आपको हेल मिलेगी, क्योंकि आप गॉड के खिलाफ जा रहे हो। गॉड ने एक प्लान बना रखा है। ठीक है, गॉड प्लान, गॉड के प्लान के खिलाफ मत जाओ। गॉड का प्लान है कि ये इंसान जो है, ये डायनेस्टी जो है, ये किंग बन, मतलब इन्होंने बनना है। तो चर्च जो है फुल सपोर्ट देता था, इसलिए लोग ये मानते थे कि हाँ, अगर चर्च वाले बोल रहे हैं, बाइबल को पढ़ के ही बोल रहे होंगे, किंग जो है वो डिवाइन है, तो किंग की रिस्पेक्ट वगैरह करना था, किंग ऑर्डर को फॉलो किया जाता था। ठीक है। तो इस वक्त सबसे पावरफुल कौन है, चर्च, क्योंकि किंग और फ्यूडल लॉर्ड ये भी चर्च पे ही डिपेंडेंट थे। तो चर्च सबसे पावरफुल था। और ये जो पीरियड था डार्क एजेस वाला, जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हम जिसको हमने पास्ट बोला है, इसमें क्या हो रहा था, देखिए इसमें
ग्रोथ लेवल वगैरह कुछ नहीं थी, मतलब जो आज हम बोलते हैं ना जीडीपी वगैरह, ये बहुत कम थी। ट्रेड इस दौरान बहुत कम था। ठीक है। पेंडेमिक्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो लोगों की कंडीशन जो है ना, देखिए पेंडेमिक्स वगैरह जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो इससे गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, अमीरों को तो उतना नहीं होता। पेंडेमिक्स जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैक डेथ, इसके बारे में सर्च भी कर लेना, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। तो पेंडेमिक्स वगैरह चल रहे थे, वार्स बहुत ज्यादा होती थी, तो वार में लोगों को भी खामोखा बीच में, मतलब उनको ड्रैग कर लिया जाता था, वार बहुत ज्यादा होती थी। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, हेल्थ वगैरह बहुत कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। तो हर तरीके से लिटरेचर वगैरह, फिलोसफी, ये सब जो है यहाँ पे बंद थी, मतलब कम हो रही थी, क्योंकि सारा कुछ जो है वो रिलीजन के हिसाब से चल, रिलीजन के ओरिएंटेड था। गॉड की बातें हो रही थी, ह्यूमन रीजन की कोई बात नहीं थी, रीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। अगर कोई गॉड के खिलाफ बोलता या चर्च के खिलाफ बोलता, तो उसको हेरेसी के चार्जेस में जो है उसको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। दे वर बर्नट एट स्टेक, उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ जो है वो कंट्रोल थी, और बहुत ज्यादा, मतलब उनकी लाइफ जो है वो बहुत तंग थी। ठीक है। लोग बहुत इससे परेशान आए हुए। तो ये था हमारा पास्ट उस वक्त चल रहा था। अब इस सिस्टम से ब्रेक होना है। ठीक है। मतलब इस वक्त जो फिलोसफी होगी वो भी गार्ड के इर्द गिर्द चल। ठीक है। एजुकेशन वगैरह जो भी चली थी वो रिलीजियस एजुकेशन चल रही थी। तो ये फ्रीडम कोई नहीं थी। ठीक है। ह्यूमन रीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो ये पूरे सिस्टम से ब्रेक अवे होकर एक न्यू सिस्टम आएगा जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न वर्ल्ड, और उस प्रोसेस को बोलेंगे मॉडर्निटी। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वो कंडीशन के। पहले मैंने बताया था, जैसे शुरू में ही मैं आपको भी बता दूं, मैंने बताया था कि कुछ मटेरियल कंडीशन पैदा होंगी, उसकी वजह से फिर मॉडर्निटी का आना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो वो मटेरियल कंडीशन हम स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल कंडीशन की कहाँ पैदा होती है और कहाँ पे मॉडर्निटी इमर्ज होती है, वो होती है इटली। इटली का एक शहर था फ्लोरेंस। ठीक है। वहां पे, तो ये मतलब जैसे हम एक रफ सा अगर मैप बना लें, तो मतलब ये देख लीजिए, मैं एक रफ सा मैप बना देता हूँ। तो ये मैंने एक रफ सा मैप बना लिया। इसमें ये हमारे पास अफ्रीका आ गया, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला पोर्शन जो है ये आप मान लो इटली है। ये आ गया हमारा एशिया माइनर, या जिसको टर्की बोलते हैं, और यहाँ पे ये कैस्पियन सी आ गया। ठीक है। और ये बीच में ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। कॉन्स्टेंटी, अच्छे से लिख लेता हूँ, CONSTAN, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम आज के दौर पे बोलते हैं इस्तानबुल। ठीक है। टर्की का शहर। तो ये वाला पॉइंट था। ठीक है। और ये आ गया हमारा फिर एशिया वगैरह। ठीक है। तो देखिए ये वाला इस वक्त क्या चल रहा था, यहाँ पे इस्लाम इमर्ज हो रहा था। कब कब की बात है, अब मेटीरियल कंडीशन कब इमर्ज हो रही है, 13th to 17th सेंचुरी की बात करें, तो हम 14th सेंचुरी की बात करें, मतलब 1300 कुछ वगैरह की बात चल रही है। ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे इस्लाम बहुत ज्यादा, इस्लामिक जो है ग्रोथ हो रही थी, इस्लामिक जो डायनेस्टीज वगैरह इमर्ज हो रही थी। और यहाँ पे ये यूरोप है हमारा। ठीक है। ये वाला एरिया हमारा यूरोप है। तो यूरोप में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी। ठीक है। इनके बीच हॉली वॉर चल रही थी। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड रूट होते थे, ट्रेड रूट सारे उस वक्त क्या है, उस वक्त इतनी ज्यादा, मतलब जो समुद्र के जरिए से बाई सी जो है ट्रेड नहीं होती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी शिप्स वगैरह की, कंपस वगैरह की। तो ट्रेड रूट्स जो होते थे पूरे बाई लैंड जो है ट्रेड होती थी। ट्रेड रूट्स जो होते थे हमारे, वो लैंड रूट होते थे। ठीक है। और जो जो इस्लाम आगे चल रहा था, ठीक है, तो इस्लाम तो इंटरेस्ट वगैरह, इस्लाम में इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में बहुत ज्यादा, मतलब जो, और ये एक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जंगें चल रही थी, तो इसका मतलब क्या,
इस्लाम के अंदर जो जगह आ रही थी उनके साथ क्रिश्चियन लोगों की ट्रेड जो है वो खत्म हो रही थी, ठीक है। तो इस दौर से थोड़ी पहले की बात करें तो ये जो इटली वाला था ना, ये पूरा इस ट्रेड रूट के ऊपर यहाँ से ट्रेड होके जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल से। यहाँ से मेजर ट्रेड रूट जो सिल्क रूट वगैरह होकर जाते थे। तो इटली जो था ये एक मतलब जोग्राफिकली भी सूटेबल लोकेशन थी। क्यों? क्योंकि इटली जो है वो ट्रेड रूट के ऊपर था, ठीक है। और यहाँ पे जब ट्रेड हो रही है, ट्रेवलर जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ट्रेड रूट पे सबसे ज्यादा लोगों में इंटरेक्शन होगी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सेकुलर, मतलब यहाँ पे लोग सेकुलर और लिबरल होंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन पैदा हो रही थी, ट्रेड यहाँ पे अच्छा खासा चलना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब मिडिल क्लास इमर्ज हुई है, मिडिल क्लास, जिसमें मर्चेंट्स वगैरह थे, मर्चेंट्स वगैरह, बैंकर्स वगैरह, ये लोग यहाँ पे मतलब ऐसे लोगों की एक क्लास बनने लगी तो मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसमें मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे और ट्रेडर्स वगैरह इसमें थे, है ना। तो ये लोग जो है ये बहुत यहाँ पे एक न्यू क्लास इमर्ज हो रही थी जो ट्रेड करना चाहती थी, इकोनॉमिकली ये पावरफुल बन रहे थे, ठीक है। और मर्चेंट्स और ट्रेडर हमेशा रिलीजन से फ्रीडम चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए एक ही चीज है कि फ्रीडम होनी चाहिए, चर्च वर्च वगैरह का कंट्रोल कम होना चाहिए। तो इसलिए जो भी फिलोसफर्स वगैरह जो फ्रीडम की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे, चर्च के खिलाफ बोलते थे, उनको ये अपनी फुल सपोर्ट देने लगे, ठीक है। उनको ये अपनी फुल सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। और देखिए अब जब इस्लाम ने 1453 में, कहा जाता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जब इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर उन्होंने इस को कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल को कैप्चर कर लिया, तो फिर यूरोपियन की जो ट्रेड हो रही थी एशिया वगैरह, एशिया के साथ, तो वो ट्रेड जो है वो काफी हद तक कम हुई। तो इन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। तो अल्टरनेटिव क्या थे? सी रूट, ठीक है। मतलब अब आपको बाई सी ही नेविगेशन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड से तो ट्रेड कम हो रही है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर आ गया है। तो जब ये बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, जरूरत इजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्होंने क्या किया, इस वक्त यहाँ पे कुछ जोग्राफर्स वगैरह इंडिपेंडेंट लोग जो है वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे न्यू मतलब डेवलपमेंट करना, इन्वेंशन करना शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैरिनर कंपास, इस टाइम मैरिनर कंपास जो है, कंपस जो है ये इन्वेंट हुआ, मैरिनर कंपस, ठीक है। जोग्राफिकल नेविगेशन स्टार्ट हुई, आपको पता है मार्को पोलो वगैरह, ठीक है, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, ठीक है। और ये वास्को डी गामा जिसने मतलब इंडिया को डिस्कवर किया, तो ये अब यहाँ पे नेविगेशन होना स्टार्ट हुई, स्टीम इंजन वगैरह, शिप्स वगैरह वो हाई क्वालिटी के बनने शुरू हुए। और यहाँ पे जो एशियन वर्ल्ड थी, इंडिया और चाइना जैसी सिविलाइजेशन, ये यूरोप वर्ल्ड ने डिस्कवर करी, और इसके लिए सी रूट जो है वो इन्होंने डिस्कवर किए, ठीक है। और बाई सी यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट होगी, तो ट्रेड काफी फ्लोरिश होने लगी, और मर्चेंट्स की जो मिडिल क्लास थी बहुत ज्यादा इमर्ज हुई। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास इमर्ज होना शुरू हुई, और इसने जो लिबरल स्कॉलर्स वगैरह थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये हमारी जो है, ये हम मटेरियल कंडीशन देख रहे थे, मटेरियल कंडीशन सेटअप हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वहीं इटली में एक फैमिली थी जिसको बोला जाता है मेडिची फैमिली, ठीक है, मेडिची फैमिली। तो इस फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था फ्लोरेंस में न्यू जो आर्टिस्ट थे उनको, ठीक है, स्कॉलर्स वगैरह को, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लिबरल को, ठीक है। ये मर्चेंट वालों की फैमिली थी, मर्चेंट फैमिली थी, मिडिल क्लास की, तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। और उस वक्त ये मतलब ऐसे लोगों को, आर्टिस्ट वगैरह को सपोर्ट करना एक कल्चर बन गया था फ्लोरेंस में या इटली में, ये कल्चर बन गया था कि अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, ठीक है, मतलब जैसे शो करने के लिए आज होता है ना, कोई आईफोन खरीद लेता है, तो शो करने के लिए लोग अपनी वेल्थ जो है वो स्पेंड करने लग गए थे इन लोगों पे, ठीक है, आर्टिस्ट वगैरह पे, स्कॉलर। तो ये मटेरियल कंडीशन अब इन न्यू आर्टिस्ट वगैरह के लिए, स्कॉलर्स के लिए, फिलोसफर्स के लिए, इनके इमर्ज होने के लिए, इनके काम के लिए मटेरियल कंडीशन जो है पैदा हो गई थी। और यहाँ पे और जैसे इन्वेंशन हुई, एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन यहाँ पे थी, तो पेपर जो है वो
इन्वेंट हो गया। और दूसरा जो है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पे जो है वो भी आई, जिसको बोला जाता है गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी जो है वो भी यहाँ पे इन्वेंट होगी, और उसकी वजह से इन स्कॉलर्स वगैरह के, इन फिलोसफर के जो ख्यालात थे, आइडियाज थे, वो भी ट्रेवल करने लगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और इटली से दूर दराज इलाकों में भी फैलने लगे। तो ये जो एक पूरा मतलब देखिए सेटअप हो गया मटेरियल कंडीशंस का मॉडर्निटी के आने के लिए, मॉडर्न ख्याल के आने के लिए। ठीक है, मटेरियल कंडीशन सबसे पहले आई, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अब मॉडर्निटी कैसे आई, उसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न आइडियाज। ठीक है, तो इस दौरान मॉडर्न आइडियाज है। अब ये मॉडर्न आइडियाज को एक तरीके से इस पीरियड को ना रेनेसांस पीरियड भी कहा जाता है। ये जो जिसको मैंने मॉडर्निटी बोला, रेनेसांस पीरियड, जो आ गया 13 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक। ठीक है, या 14 से सेंचुरी तक, 17 तक रेनेसांस पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो आइडियाज मॉडर्न थे बट इतने भी मॉडर्न नहीं थे। ये बेसिकली जो क्लासिकल पीरियड था, क्लासिकल ग्रीक और रोम का जो फिलासफी वगैरह थी, उसका ही रिवाइवल था एक किस्म का। ठीक है, उसको उसके रिवाइवल पे ज्यादा फोकस था, तो इसके लिए इसको रेनेसांस पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, रेनेसांस मतलब रिवाइवल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन का रिवाइवल होना। ठीक है, बट ये भी है कि ये जैसे एंशियंट टाइम पे प्लेटो होता था, एरिस्टोटल वगैरह ऐसे फिलोसफर थे, ठीक है, बड़े बड़े जोग्राफर थे, तो उनका वर्क मतलब उस टाइप के आइडियाज जो है वो रिवाइव हो रहे थे, जो कि काफी हद तक जो मिडिल एजेस थी उनसे डिफरेंट हो रहे थे। ये मतलब जो बीसी का टाइम था ना, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी वगैरह का, वो वाले आइडियाज जो है रिवाइव हो रहे थे, ना कि मिडिल एजेस वाले, डार्क एजेस वाले। डार्क एजेस से टोटली डिफरेंट थे। तो ये रेनेसांस पीरियड हमारा जो है 17 सेंचुरी तक आया। और 17 सेंचुरी में हमारे पास आगे एक पीरियड आता है जिसको हम इनलाइटनमेंट पीरियड कहते हैं। ठीक है, 17 18 सेंचुरी का। ठीक है, ये इनलाइटनमेंट पीरियड है, जो यानी इसको इसमें बहुत ज्यादा साइंस ने बहुत ज्यादा इस पीरियड में तरक्की की। ठीक है, तो ये दो पीरियड जो हमारे आ गए, ये हमारे मॉडर्निटी के पीरियड आ गए। ठीक है, रेनेसांस और इनलाइटनमेंट। अब इन मॉडर्न आइडियाज क्या क्या आ रहे थे वो हम देखते हैं, इसमें क्या क्या मॉडर्निटी है। सबसे पहले जो हमने बात की इटली की। ठीक है, इटली में हमने फ्लोरेंस की बात की, वहां पे एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म मूवमेंट जो है कहाँ पे चली, या एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी बोल लीजिए, ये वहीं फ्लोरेंस में, इटली में। ठीक है, मेडिची फैमिली ने इसको पूरा सपोर्ट किया, और इस बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक फिलोसफर जो है यहाँ पे आए, ह्यूमनिस्टिक फिलोसफर थे। ठीक है, आर्टिस्ट थे, जैसे पेंटर्स वगैरह हो गए, म्यूजिशियन वगैरह हो गए, स्कल्पचर्स वगैरह हो गए। तो ये लोग जो है इस मतलब एक ह्यूमनिस्टिक आइडिया लेकर चलने लगे। अब ये ह्यूमनिज्म क्या था वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन, इनके आइडिया क्या थे कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, ये हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स यही होना चाहिए। इससे पहले क्या था, जो ओल्ड टाइम चर्च जो है, चर्च के लिए सारा कुछ जो है मतलब गॉड के इर्द गिर्द घूमता था। रिलीजन के लिए इंसान को जो कुछ भी करना गॉड के लिए, फिलोसफी होगी तो वो भी थियोलॉजी मतलब गॉड पे, रिसर्च होगी तो वो रिलीजियस बुक बाइबल वगैरह पे होगी। सब चीजें गॉड के इर्द गिर्द, गॉड के प्लान के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर किंग को है, किंग के खिलाफ लड़ नहीं सकते, किंग के खिलाफ रेबल नहीं करना, तो उसका रीजन भी क्या दिया जाता था कि गॉड ने ऐसा बोला है। वार करनी है तो उसकी अगर मतलब जो सेंक्शन लेनी थी तो वो भी चर्च से लेनी पड़ती थी, और चर्च भी बताता था कि गॉड, ये गॉड के लिए वार कर रहे हैं, जैसे हॉली वार होती थी। ठीक है, तो उस वक्त इंसान जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं था, गॉड था। तो इन्होंने कहा सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो हमारा होना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। और इस वक्त हमारी जो भी हमारी रिसर्च है, स्टडी होनी चाहिए, वो ह्यूमन के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम अगर ह्यूमन की एनाटॉमी को स्टडी करो, ठीक है, बायोलॉजी वगैरह ने फिर जन्म दिया यहाँ से, ह्यूमन के इमोशंस वगैरह क्या है उनको स्टडी करो,
ह्यूमन के नेचर पे स्टडी होने लगी कि ह्यूमन का नेचर क्या है, क्या वो सेल्फिश है, क्या वो इगोइस्टिक है, क्या वो बाय नेचर ह्यूमन जो है वो गुड की तरफ ओरिएंटेड होता है ना कि बैड की तरफ। इस चीज पे ह्यूमन नेचर पे स्टडी होने लगी। ठीक है। जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो भी किसकी अब ह्यूमनिस्टिक होने लगी। पहले ऐसे होती थी मोर मतलब गॉड की पेंटिंग होती थी, अलग कलर दिया जाता था उनको, बहुत बड़ी बड़ी स्कल्पचर होते थे। अब जितना ह्यूमन का नॉर्मल साइज होता है उतनी उनकी पेंटिंग होने लगी, तो एनाटॉमी के बेस पे पेंटिंग होने लगी जो कि काफी हद तक रियलिस्टिक थी। तो रियलिज्म ने भी यहाँ पे जन्म लिया। ठीक है। नेचर से लोग इंस्पायर्ड होने लगे तो नेचुरलिज्म ने भी जन्म लिया। फिर एक बात और है कि यहाँ पे ह्यूमन की डिग्निटी की बात की गई, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पे जो था गार्ड के लिए वहां पे पेनेंस की बात की जाती थी कि इंसान जितनी ज्यादा मुश्किलें सहेगा, अगर टैक्स हाई है तो आप दे रहे हो लेकिन आप गार्ड की विल को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। तो अब वार में आपकी उससे परेशानी तो हो रही है तो लेकिन गार्ड की विल है, पेंडेमिक हो रही है तो गार्ड की विल है। तो आप पेनेंस में जितना रहोगे आपकी आपको हेवन मिलेगी, वो आपके लिए सही है। यहाँ पे डिग्निटी की बात की कि पेनेंस वगैरह नहीं है, ह्यूमन की अपनी डिग्निटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ह्यूमन को क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, ह्यूमन की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और हमने वो चीज़ों पे रिसर्च करनी है जिससे ग्रोथ हो, हेल्थ इंप्रूव हो, एजुकेशन अच्छी हो ह्यूमन की, ह्यूमन को कंफर्ट मिले, लेजर मिले। तो ये सब चीजें ठीक है, इस चीजों पे ये सेंटर हो गया। और यहाँ पे मतलब ह्यूमन जो है, ह्यूमन को एनिमल से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास रीजन है, इसके पास माइंड है, तो अपना रीजन यूज कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है चीजों को। तो यहाँ से क्रिटिसिज्म ने भी जन्म लिया, मतलब लॉजिक, क्रिटिसिज्म, रेशनैलिटी, ये सब चीजों की बात होने लगी। ठीक है। तो ये ह्यूमनिज्म की बात चल रही है। अब ह्यूमनिज्म का एक बहुत बड़ा, उस वक्त बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने इस पे काम किया, ह्यूमनिस्टिक स्कल्पचर भी थे। वो आप नाम देख सकते हो, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करूंगा जो आप कहीं पे मेंशन कर सकते हो। देखिए ये सारी चीजें आपको जरूरी तो नहीं है याद हो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आए। आपने बस इनको जब इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आप यहाँ से आइडिया लेके लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए, और ये नाम वगैरह बीच में मेंशन कर सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की क्लियरली, ताकि आप आंसर अच्छे से लिख पाओ, क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये हालांकि ये सारा आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में पता हो, बस आपके माइंड में रहना चाहिए। तो इरेस्मस करके, ERASMUS, एक ह्यूमनिस्टिक फिलोसफर था। इसने बुक लिखी थी ए प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है। और इस ये जो है ना इटली से, ये कहाँ का रहने वाला था, ये नॉर्दर्न यूरोप का रहने वाला था। ठीक है। हॉलैंड वाले एरिया में। तो इसकी वजह से जो नॉर्दर्न यूरोप में भी क्या हुआ कि इटली से ह्यूमनिज्म जो है वो फैला है। ठीक है। तो प्रेज ऑफ फॉली मतलब इसमें ये एक सटायरिकल वर्क था, जिसमें इसने बहुत ज्यादा सटायर यूज किया था, किसके खिलाफ, चर्च के खिलाफ, अपोज टू चर्च। क्योंकि चर्च, इसने कहा कि जो चर्च है वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन फैला रहा है। ठीक है। और उसके खिलाफ ये इसने वर्क लिखा था अपना, ए प्रेज ऑफ फॉली, जो आप याद रख सकते हो। तो इसकी वजह से वो लोग इंस्पायर्ड हुए। ठीक है। और इस वजह से क्रिश्चियनिटी में एक मूवमेंट आई जिसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन, और क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने की बात चलने लगी कि क्रिश्चियनिटी में जो सुपरस्टिशन है वो खत्म किया जाए। इस इरेस्मस ने बहुत ज्यादा जो बाइबल थी उसकी ट्रांसलेशन भी की इसने। ठीक है। बाइबल की ट्रांसलेशन की थॉमस मूरे के साथ मिलकर। ठीक है। एक और यहाँ पे फिलोसफर था, थॉमस मूरे, ये आप नाम याद रख सकते हो, कहीं लिख सकते हो। ठीक है। वैल्यू ऐड हो जाती है क्वेश्चन। तो उन इन्होंने बाइबल की बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन होने लगी इंग्लिश में, बाकी लैंग्वेजेस में भी। ठीक है। इटालियन में, ग्रीक वगैरह में। तो उससे लोगों को फिर पता चलने लगा कि किस तरह जो चर्च है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, एक मूवमेंट चली रिफॉर्मेशन के लिए। तो पहले ह्यूमनिज्म आया, उसकी वजह से नेचुरलिज्म, रियलिज्म वगैरह आए, और जो है रिफॉर्मेशन की मूवमेंट चली। फिलोसफर मैंने एक बताया, इरोसमस, इरेस्मस। ठीक है। अब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट की अगर बात करें, दूसरी हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट की इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि पहले क्रिश्चियनिटी क्या थी, ऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि कैथोलिक चर्च जो
चर्च था वो कैथोलिक, ठीक है, ये वाला सेक्ट था। अब जो क्रिश्चियनिटी में न्यू सेक्ट जो इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, उसके फॉलोवर्स को कहा जाने लगा प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इस प्रोटेस्टेंटिज्म का बेसिक क्या था ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जब मैक्स वेबर का हम पढ़ेंगे। मैक्स वेबर ने देखा था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मतलब इनके जो एथिक्स थे, इनकी जो वैल्यूज थी ना, वो ह्यूमन ओरिएंटेड थी। इन्होंने ये कहा कि गॉड ने सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, मतलब हमारा हम जन्नत में जाना है, दोजख में जाना है, हेवन मिलेगी हेल, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है, और गॉड बाई गॉड, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम अगर दुनिया में काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, वर्क की ओरिएंटेड का मतलब हम वर्क करते हैं, और हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें, तो इसका मतलब कि हम हेवन में जाने वाले हैं, तभी हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सारे लोगों ने, इसके फॉलोवर ने वर्क ओरिएंटेड कहा कि वर्क करो, ठीक है, सक्सेसफुल बनो, बिजनेस में मतलब बिजनेस करो वगैरह, ट्रेड करो। तो ये चीजें जो है, और ह्यूमन रीजन की बात की, तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है इस वजह से कैथोलिसिज्म से डिफरेंट था, ठीक है, और क्योंकि इसमें ह्यूमन को कुछ करने का बोला जा रहा था, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ऑलरेडी हमारी डेस्टिनी तो डिटरमाइन पहले से ही है, लेकिन हम उसका पता तभी लगा सकते हैं अगर हम सक्सेसफुल होंगे। तो बेसिकली ये सक्सेस की तरफ कहने की बात कर रहा था कि सक्सेस, ह्यूमन को सक्सेसफुल बनना चाहिए इस दुनिया में। तो इसलिए यहाँ से फिर मतलब इंडस्ट्री, इन लोगों ने काम करना शुरू किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जो है वो भी बाद में हम देखते हैं कि बाद के पीरियड में कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिस्टिक थॉट आई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और फ्यूडलिज्म से हम इंडस्ट्रियल स्टेज पे आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें किसने काम किया था प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में आप लिख सकते हो, एक तो मार्टिन लूथर था, ठीक है, और एक जॉन कैल्विन, ठीक है, जिसको कैल्विनिज्म भी बोला जाता है प्रोटेस्टेंटिज्म को। तो ये दो लोगों ने बहुत काम किया। तो रिफॉर्मेशन मतलब क्रिश्चियनिटी है, उसमें रिफॉर्म मूवमेंट आ गई, और रिफॉर्मेशन होने लगी, ये मॉडर्न ख्यालात आने लगे, ये पास जो डार्क एजिस का कंसेप्ट था उसके खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ, और बाइबल वगैरह की ट्रांसलेशन होने लगी, प्रिंटिंग मशीन तो थी, और वो बहुत ज्यादा पर फैलने लगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे, अब हम आर्टिस्ट की बात कर लें अगर, तो आर्टिस्ट क्या है, नए नए, एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट था लियोनार्डो, सबको पता है लियोनार्डो दा विंची। इसने इसने मैथमेटिक्स वगैरह को, ठीक है, पर्सपेक्टिव को, इमोशंस, ह्यूमन इमोशन को ह्यूमन एनाटॉमी के बेस पे, ठीक है, एनाटॉमी वगैरह की नॉलेज के बेस पे, मैथमेटिक्स की नॉलेज के बेस पे, इन कंसेप्ट के बेस पे रियलिस्टिक जो है, जो पेंटिंग्स करना शुरू किया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें तो डांटे डांटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी, ये एक बहुत ज्यादा माना जाना वर्क था इसका, इसके बारे में लिख सकते हो, इसने भी बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर किया। यहाँ अगर साइंस की बात करें, तो साइंस में देखिए गैलीलियो एंड कॉपरनिकस, ये लोग आए, और इन्होंने क्या कहा, चर्च के एकदम खिलाफ आइडिया दिया, हीलियोसेंट्रिक व्यू दिया। चर्च का आइडिया क्या होता था, चर्च का आइडिया था जियोसेंट्रिक व्यू, यानी कि अर्थ जो है पूरी यूनिवर्स की सेंटर जो है अर्थ है, ठीक है, क्योंकि उसे गॉड ने बनाया है। बट इन लोगों ने सर्च की और कहा कि गैलीलियो और कॉपरनिकस ने कि हीलियोसेंट्रिक, यानी सन जो है वो सेंटर है, सन इज दी सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसलिए लोग जो है, इन्होंने रीजन के बेस पे किया, साइंटिफिक मेथड यूज किया, उसके बेस पे रिसर्च करी, तो लोग जो है वो साइंस की तरफ, ह्यूमन रीजन की तरफ, ह्यूमनिज्म की तरफ ज्यादा जो है उससे इन्फ्लुएंस होने लगे, और चर्च के खिलाफ होने लगे, पास्ट में जो चल रहा था उसके खिलाफ होने लगे, ठीक है। तो साइंस में भी हमने देखा यहीं पे बायोलॉजी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी पे भी वर्क हुआ, और ह्यूमन ह्यूमन पे रिसर्च होने लगी, और ह्यूमन की एनाटॉमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुई, उसके बारे में जाना गया, ठीक है, और उसी के बेस पे फिर आगे पेंटिंग भी होने लगी। एक और जो अहम फिलोसफर था इस दो टाइम का, ठीक है, यानी रेनेसांस पीरियड का, वो कौन था, एक इम्पोर्टेंट फिलोसफर जिसने पूरी मॉडर्न फिलोसफी का, आप बोल सकते हो कि मॉडर्न फिलोसफी को जन्म दिया,
मॉडर्न फिलोसफी को, वो आप जरूर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसको मेंशन करना जरूर है, रेने डिकॉर्ड्स। ऐसे तो डिस्कॉर्टस पढ़ने होता है बट इसको डिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। इसने क्या किया, इसने एक फेमस इसका स्टेटमेंट है, कार्गिटो कोगिटो कोगिटो इर्गो सम, ठीक है। ये एक इसका फेमस स्टेटमेंट है जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। हालांकि ये इसका बहुत फेमस स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट ने आगे मतलब मॉडर्न फिलोसफी को जन्म दिया है, ठीक है। पूरी फिलोसफी यानी कि फिलोसफी को आप मान लो आइडिया, ठीक है, आइडियाज मतलब थॉट, पूरी थॉट लेवल पे जो मॉडर्निटी हुई है, ठीक है, लोगों के मॉडर्न थॉट होने लगी है, उसके जन्म में इसका रेने डिकार्ड्स का बहुत ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, इसने कहा बेसिकली, जैसे हम आप इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, कहीं पे होता नहीं है। आप देखते हो कि हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं हम ह्यूमन बीइंग। एक तो हमारा स्लीप होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत ड्रीम्स भी देखते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा वेकिंग स्टेज, ये आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम जाग रहे होते हैं, जो भी हमारा वेकिंग स्टेज है। और एक डीप स्लीप होता है जिसके बारे में हमें उठने के बाद ही पता चलता है कि हम सोए हुए। इसमें हमें एक लिटिल बिट हमें थोड़ा अपने बारे में पता होता है कि ड्रीम में हम खुद भी होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें पता चलता रहता है हम ख्वाब देख रहे हैं। तो वेकिंग स्टेज हमारा जागा हुआ। बट इन तीनों में से रियल वाला स्टेज कौन सा है? अभी क्या जो ये वेकिंग स्टेज है, क्या ये रियलिटी है? क्या स्लीप वाला स्टेज है वो ड्रीम, वो असली दुनिया है? या डीप स्लीप वाली असली दुनिया है? यानी कि ये एक किस्म का मतलब क्वेश्चन है कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं रियल में। कहीं ऐसा तो नहीं हम जो ये सोच रहे हैं कि ये सब रियल है, ये हम बैठ के कहीं सोए हुए और ये हमारी ड्रीम चल रही है, ये पूरी दुनिया जो है ये हम एक ख्वाब देख रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप से एक बहुत ज्यादा क्या स्केप्टिसिज्म, ठीक है, यानी कि हम हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उसने कहा कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है ये साबित करने का कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ सिवाय इसके कि आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ। यानी कि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि क्या हम एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये रियल है। तो ये क्वेश्चन हम ख्वाब में नहीं कर सकते अपने आप से क्वेश्चन, ठीक है। क्या ख्वाब में कभी हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या ये ख्वाब है, ठीक है। तो इस मतलब सोचना, ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक का यहाँ पे आ गया क्वेश्चन करना, कि मैं क्वेश्चन करता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। क्वेश्चन करना मतलब मेरे जो भी ये मेरे इर्द गिर्द चीजें उन सबको मैं क्वेश्चन करता हूँ, उनको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, उनके उनके रीजन ढूंढना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो इससे फिलोसफी में एक जन्म लिया, मतलब स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिक फिलोसफी में, कि हर चीज जो जितने भी हमारे आइडियाज हैं, हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज हो गए, इकोनॉमिक होगी, जितने भी चीजें उनको क्वेश्चन करना अपने रीजन के बेस, ठीक है, उनके बारे में थिंक करना, उनके बारे में सोचना, ठीक है। यानी कि अगर चर्च बोलता है कि आप मतलब चर्च कोई चीज बोलता है तो आपने उस चीज पे क्वेश्चन करना है, रीजन लगाना है, क्या ये रीजनेबल है, क्या हमारा लॉजिक, क्या हमारी रेशनैलिटी इस चीज को अलो करती है, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या गार्ड जो होते हैं वो मार भी सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसी चीजें, इन चीजों पे जो चर्च जितने भी सुपरस्टिशन फैला रहा था उन पे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो ये ये यहाँ से मतलब एक थॉट लेवल पे ये आया कि क्वेश्चन करना हर उस चीज को जो हमारे पास जितने भी आइडियाज आ रहे हैं। तो यही है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की अगर आप बेसिक सी चीज भी बोले तो वो यही है कि मॉडर्निटी में हम अपने ह्यूमन जो है वो अपने रीजन को यूज करते हैं। हम मॉडर्न तभी होंगे अगर हम अपने रीजन को यूज करेंगे और उसके बेस पे हम चीजों को, जितने भी हमारे आइडियाज है उनको क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्ज करो इंडिया में बात की जाए तो कास्टिज्म, क्या कास्टिज्म लॉजिकल है, क्या ऐसा होता है कि नहीं, क्या गार्ड ने भाई 4 कास्ट बनाई थी कि नहीं, इसको रीजन लॉजिकली इस पे क्वेश्चन करो। तो इसका मतलब आप मॉडर्न बन रहे हो, आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को और क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ऐसी। तो ये थी, इससे मॉडर्न फिलोसफी ने जन्म लिया, रेने डिकार्ड। ये आगे हमारा कौन सा पीरियड,
जिसकी मैंने बात की रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड में, ठीक है, हमने पहले बात की मॉडर्निटी, इसमें क्या हुआ, मटेरियल कंडीशन डेवलप हुई। ठीक है, देखिए पहले रेनेसांस पीरियड से पहले क्या था, हमने अभी पढ़ा डार्क एजेस, उसके बाद मटेरियल कंडीशन पैदा हुई और उसके बाद हमारा रेनेसांस पीरियड जो है वो आया, जिसमें ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ठीक है, रेने डिकार्ट, इरास्मस वगैरह ये फिलोसफर थे। अब इसके बाद आएगा इनलाइटनमेंट पीरियड, जिसमें बहुत ज्यादा साइंस बहुत ज्यादा आगे आगे गई है और कुछ ने जो है इसमें आइडियाज है। ये आ गया हमारा मिडिल 16 से या 17 से आगे, ठीक है, 18 17 18 16 17 18 सेंचुरी, ये जो आ गया हमारा इनलाइटनमेंट पीरियड। इसमें जो है, इसमें ये था मतलब कि इसमें कुछ फिलोसफर्स आएंगे, कुछ साइंटिस्ट, जैसे इसमें न्यूटन आया, न्यूटन ने अपने लॉज वगैरह दिए और इससे फिजिक्स जो है उस फिजिक्स से लोग बहुत हद तक इंस्पायर हो गए, ठीक है, न्यूटन के लॉज। तो यहाँ पे मतलब साइंस और साइंटिफिक रीजनिंग और साइंटिफिक मेथड को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, इसको मानने लगे। वो चर्च वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया था। ह्यूमन रीजन और साइंटिफिक मेथड को मतलब एक न्यू गार्ड मानने लगे एक किस्म का, कि बस हर डिसिप्लिन यहाँ पे चाहता था, चाहे वो फिलोसफी हो, सोशोलॉजी, सोशोलॉजी तो अभी आया नहीं था, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें भी न्यू ब्रांचेज आ रही थी कि हम भी साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के बेस पे बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो रही हैं, इसको सबसे बेस्ट माना जाने लगा इस दौरान इनलाइटनमेंट पीरियड में, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान आपने कुछ याद रखने इम्पोर्टेंट लोग जिन्होंने कंसेप्ट दिया सोशल कंट्रैक्ट का, सोशल कंट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया। सोशल कंट्रैक्ट कंसेप्ट किसने दिया पहले वो बता देता हूँ मैं। एक तो इसमें जे जे रूसो था, ये नाम आपने बहुत ज्यादा याद रखना, जे जे रूसो, ठीक है। एक आ गया लॉक, LOCK लॉक, और एक आ गया हॉब्स, थॉमस हॉब्स। ये तीन नाम है, इन तीनों ने इस कंसेप्ट पे वर्क किया है, सोशल कंट्रैक्ट पे, ठीक है। बाकी अब इनके इंडिविजुअल भी काम है, लेकिन सोशल कंट्रैक्ट पे इन्होंने दिया। ये सोशोलॉजी के लिए बहुत अहम कंसेप्ट है। इससे पहले क्या होता था, ज्यादातर ये माना जाता था कि जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी को डिवाइन माना जाता था, किंग भी डिवाइन है। तो सोसाइटी में अगर कुछ हो रहा है तो उसको गॉड का प्लान माना जाता था, मगर वार चल रही है, पेंडेमिक आ रही है, तो ये सब गॉड का प्लान, कि भाई गॉड का प्लान है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें किसी इंसान को दोषी नहीं माना जाता था, किंग को दोषी नहीं माना जाता था। अगर कोई वार में आप हार गए हो तो किंग को दोषी नहीं माना जाता था, उसको गॉड का प्लान माना जाता था, ठीक है। अगर पेंडेमिक आ गई है तो उसको भी क्या गॉड का प्लान माना जाता था, ना कि उसका दोष गवर्नमेंट को यानी किंग को नहीं दिया जाता था, किंग यानी स्टेट को नहीं दिया जाता था। लेकिन और कहा जाता है कि स्टेट यानी किंग जो है वो किस उसको राइट कौन देता है। लोग इलेक्शन नहीं करते थे ना, तो किंग के पास फिर राइट कहाँ से आता है गवर्न करने का, लोगों के ऊपर रूल्स लॉज वगैरह बनाने का, रूल करने का। वो बोलते थे कि गार्ड पावर देता है किंग को लोगों के ऊपर रूल करने की, इसलिए लोगों को गार्ड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो ये उस वक्त का रीजन था, जिसको बोलते हैं डिवाइन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिवाइन सोसाइटी। तो उसके खिलाफ था ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। बेसिकली ये है कि जो स्टेट होती है, ठीक है, इसको जो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बेसिक बताऊंगा, इसको हम आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट है, इसको जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो सोशल एजेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स, वो जो है वो एक कंट्रैक्ट करके आपस में एक कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बेस पे स्टेट को जन्म देते हैं, ठीक है। मतलब लोग आपस में कंट्रैक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि स्टेट एक एक कोई बॉडी आए, ठीक है, जो हमारे फैसले करे, जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, और उसको फिर स्टेट कहा जाता है। तो ह्यूमन मतलब पावर जो स्टेट के पास आती है वो गार्ड से नहीं आती, वो सोसाइटी से ही आती है, वो ह्यूमन बींग से ही आती है। और इसलिए सोसाइटी जो है गार्ड के स्टेट को गार्ड के लिए काम नहीं, वो गार्ड को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट वो रिस्पॉन्सिबल किसको है, वो रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी को, ठीक है। तो सोसाइटी स्टेट को बनाती है, इसलिए स्टेट को सोसाइटी के लिए ही काम करना चाहिए, ठीक है। ये इनका मेन था, इसके बारे में हम डिटेल में आगे कभी पढ़ेंगे। तो
ये तीन फिलोसफर थे यहाँ पे, ठीक है, और इन्होंने ह्यूमन नेचर को भी स्टडी किया, ठीक है। हॉब्स की एक बुक है, आप याद रख सकते हो, लेविएथन, ठीक है। लेविएथन एक मॉन्स्टर को बोलता था, ये बोलता था स्टेट जो है बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे, रूसो ने लिबर्टी पे बहुत ज्यादा काम, मतलब इंसान जो है बहुत ज्यादा, इसको फ्रीडम होनी चाहिए, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च वगैरह की और इन आइडियाज को प्रमोट किया। और ये फिलोसफर वगैरह कौन सी क्लास से आएंगे, मिडिल क्लास से ही ज्यादातर आते थे सारे, ठीक है। तो ये उस दौरान का यूरोप का पीरियड था मॉडर्निटी के आने का, मतलब पास्ट हमने पढ़ा, उससे किस तरीके से मॉडर्निटी आई, और ये मॉडर्निटी अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है कौन से स्टेज से आ रही है, देखिए। अब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पहले था मिडिल एजेस यानी डार्क एजेस, उसके बाद मटेरियल कंडीशन कुछ डेवलप हुई और उनके बेस पे मॉडर्निटी आई। बट ये मॉडर्निटी किस लेवल पे आ रही है, थॉट लेवल पे, यानी अभी बुक्स वगैरह में, ठीक है, ये आइडियाज चल रहे हैं, ह्यूमन के माइंड में ये आइडियाज चल रहे हैं, लोगों ने इन आइडियाज को अपने माइंड में ऐसा सोचना वगैरह शुरू किया, अभी कुछ फिजिकल लेवल पे, कुछ एक्शन लेवल पे कुछ नहीं हुआ था। तो इसके बाद आएगी एक्ट मॉडर्निटी, जिसको मैं बोलता हूँ, यानी अब इसके कॉन्सिक्वेंसी, कुछ इसके एक्ट मॉडर्निटी थे जो लोगों ने काम करना शुरू किया इसके इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक्ट मॉडर्निटी के बारे में थोड़ा तो हमने पढ़ा, जैसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई और जिसमें चर्च के टुकड़े हो गए, एक तो प्रोटेस्टेंट आ गए, ठीक है, और एक पुराने कैथोलिक ही रह गए, ये ऑर्थोडॉक्स थे और ये लिबरल थे। इसके अलावा तीन एक्ट मॉडर्निटी को अगर हम देखें तो तीन इसके बेसिक रेवोल्यूशन निकल के आते हैं, ठीक है। तीन रेवोल्यूशन आए जब इस पे एक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। एक आ गया सोशल स्फीयर में, एक पॉलिटिकल स्फीयर में, और एक आ गया इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक स्फीयर में हमारे पास कौन सा रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ ये तकरीबन 1750 के, ठीक है। ये मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया, ठीक है, इकोनॉमिक में यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था इंग्लैंड में 1750 में। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन अगर बात करी जाए तो वो अमेरिका में आया, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये 1780 में। और 1780 में ही यहाँ पे सोशल स्फीयर में एक रेवोल्यूशन आया जिसको बोला जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये पूरा पहले जो हमने एक्ट, ये जो थॉट लेवल पे मॉडर्निटी आई, ठीक है, थॉट मॉडर्निटी में बोल रहा हूँ, इस पूरे पीरियड को, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भी एक रेवोल्यूशन था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो पीरियड आ गए, रेनेसांस पीरियड और हमारे पास एनलाइटनमेंट पीरियड। आप उसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो एक किस्म का, ठीक है। या इस इसको रेनेसांस पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि ऐसी चीजें, ऐसे सेंटेंस लिखोगे तो पेपर में पढ़ने वाले को मजा आएगा। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन क्योंकि नेविगेशन वगैरह, न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर हुई थी, इंडिया चाइना वगैरह। और इनलाइटनमेंट पीरियड को एज ऑफ रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है, बोल क्या सकते हो, बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेवोल्यूशन आया, ये मतलब आप, रेवोल्यूशन आना, लोगों ने काम किया, मूवमेंट की, इसके लिए स्ट्रगल हुई, ठीक है, वायलेंट मूवमेंट भी हुई, अटैक्स वगैरह ये सब हुए, जंगे हुई इसके लिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन भी एक किस्म का मॉडर्निटी की तरह है कि पीछे से एकदम ब्रेक हो गए, न्यू सिस्टम यहाँ पे आने लगा, ठीक है। तो ये हम कल अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये रेवोल्यूशन। और इन रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि बहुत हर स्फीयर में चेंज आना, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आर्ट, कल्चर, ठीक है, जो जो आप सोच सकते हो, इन्वायरमेंट, हर स्फीयर में ह्यूमन का बिल्कुल एकदम उनका बिहेवियर, हर स्फीयर चेंज होने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो इन रेवोल्यूशन की वजह से आगे हम देखेंगे ये एक्ट मॉडर्निटी है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में क्या आ जाएंगी, रेवोल्यूशन होने का मतलब ये है कि सोशल चेंज आ रही है, तो सोशल चेंज आएंगी और उनको स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी मर्ज होगा, ठीक है।
तो ये रेवोल्यूशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, 3 रेवोल्यूशन जिनको मैंने क्लासीफाई कर दिया, सोशल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ठीक है, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी मॉडर्निटी हमने पढ़ लिया, किस तरीके से वो इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ, उसमें क्या क्या फिलोसफर्स वगैरह थे। अब एक मैं थोड़ा और बेसिक आपको बता देता हूँ थोड़ा लिखने के लिए, अब वीडियो तो लंबी हो रही है बट चीजें भी अच्छी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए मॉडर्निटी है, जब सोसाइटी इमर्ज होगी ना, ये मैं थोड़ा यहाँ का बता देता हूँ आपको, जस्ट एक आइडिया ताकि आपको पता चल जाए इसमें सोशोलॉजी कहाँ से घुसेगी। तो सोशोलॉजी जब आएगी, इमर्ज होगी, तो सोशोलॉजी का मेन रीजन क्या होगा, सोशल चेंजेस को स्टडी करना, क्या क्या सोशल चेंज हो रही है। तो सोशल चेंज को आप स्टडी कर रहे हो, तो चेंज आप कब स्टडी करोगे, जैसे अभी मैंने बोला पास्ट में कुछ चीज थी अब मॉडर्न हो गई, यानी आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेरेटिव मेथड यूज कर रहे हो, पास्ट से कंपेयर करके आप करोगे तभी तो आप बताओगे कि चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो सोशोलॉजिस्ट आएंगे वो इसकी बात चेंज, जब वो मॉडर्निटी को स्टडी करेंगे, जिन सोशल चेंज की बात करेंगे, तो वो पास्ट और मॉडर्न को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो आप कभी मॉडर्निटी पे क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी इसी टॉपिक में आप इंक्लूड करना। ठीक है, मैं इसीलिए इधर बता रहा हूँ, वैसे हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए इधर बता रहा हूँ कि आप इसमें इस टॉपिक में आपने वो भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में यही कुछ थिंकर ऐड करोगे तभी पता चलेगा कि ये सोशोलॉजी वाला जो लड़का है, स्टूडेंट है, वो लिख। तो जैसे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो इसमें ही ऐड कर देना, इसी टॉपिक में अगर क्वेश्चन आएगा। फर्डिनेंड टोनी, ये एक सोशोलॉजिस्ट था, इसने बोला कि मतलब इसने ये सोशल चेंज जब स्टडी करी या मॉडर्निटी की जब स्टडी करी, तो ये कहता है कि पहले पास्ट में क्या था और अब क्या हो रहा है मॉडर्न पीरियड में। ये कहता है कि पास्ट में जो थे, पास्ट में कम्युनिटी थी, पास्ट में, ये बस ये वाली दो टर्म यूज करता है, पास्ट में कम्युनिटी थी और अब क्या है, एसोसिएशन। कम्युनिटी क्या होता है, मतलब पास्ट में आइडियाज के बेस पे, कॉमन आइडियाज के बेस पे लोग आपस में यूनाइटेड थे, और अब क्या है, अब उस कॉमन आइडियाज में जैसे रिलीजन वगैरह, ठीक है, किनशिप, किनशिप के बेस पे, रिलीजन के बेस, किनशिप यानी भाईचारे के बेस पे, कॉमन आइडियाज यानी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ठीक है, क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे लोग आपस में यूनाइटेड थे। मॉडर्न में क्या होता है, एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन बनाते हैं लोग, ये क्या, इसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, और इसमें बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। तो ये मतलब अब मॉडर्न में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लोग जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है, और इसको ये बोलता है जेसल शॉप, और ये आ गया जिमान, ये स्पेलिंग आप देख लेना, जिमाइन शाप, इसमें ये जर्मन जर्मन वर्ड टर्म जो है यूज, जेसल शॉप एंड जिमाइन शाप, ये कंसेप्ट किसने दिया, ये फर्डिनेंड टोनी ने, और ये ट्रांसलेट करके बनता है कम्युनिटी, और ये एसोसिएशन, मॉडर्न में एसोसिएशन। इसी वजह से, इसी तरीके से हम दुर्खाइम, जैसे हमने बात की थी उस दिन, इमाइल दुर्खाइम की, ठीक है, और उसने भी मॉडर्निटी में क्या बोला, उसने बोला पास्ट में क्या होता था और अब क्या हो रहा है, मतलब सोशल चेंज की बात कर रहा है, तो बोला पास्ट में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती, ठीक है, और अब पास्ट में ऑर्गेनिक नहीं, पास्ट में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, पास्ट में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती थी और अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती, ठीक है। ये क्या होती है, अभी आप खाली लिख लो, ये नोट्स बना लो, ये हम क्योंकि जब इमाइल दुर्खाइम पढ़ेंगे तो ये चीजें पढ़ेंगे ही, तो तभी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने नोट्स इसलिए बनाना है तो जब क्वेश्चन मॉडर्निटी पे आए तो आप बीच में दो तीन सोशल, वो बाकी जो मैंने पढ़ा है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वो तो मतलब आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हो जाना चाहिए, बॉडी में तो अपने सोशोलॉजिस्ट के बारे में लिखना है, तो उसमें ये आप जब आगे भी पढ़ोगे तो ये इंट्रोड्यूस करोगे। पास्ट में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती थी और मॉडर्न टाइम में चेंज होके, मतलब अब क्या चेंज आ रही है, सोशल चेंज क्या हो रही है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आ रही है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो फर्डिनेंड टोनी ने बोला, कॉमन आइडियाज के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे कोलेक्टिव कंसाइंस बहुत ज्यादा थी। ये क्या होता है कोलेक्टिव कंसाइंस, हम आगे पढ़ेंगे। कोलेक्टिव कंसाइंस बहुत ज्यादा रिजिड थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर,
डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल थी, मतलब ऑलमोस्ट थी नहीं। और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा जो है कम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो बहुत ज्यादा मतलब लेस स्ट्रांग या वीक लिख लो, वीक है यहाँ पे बहुत ज्यादा, कलेक्टिव कंसाइंस वीक होती है। यहाँ पे लोग कॉमन आइडियाज की वजह से आपस में जुड़े रहते हैं, यहाँ पे लोग म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी की वजह से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पुनिशमेंट होती थी जिसको बोला जाता है रिप्रेसिव पुनिशमेंट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे रेस्टिट्यूटिव पुनिशमेंट होती है, ठीक है, जिसका RESTITUTI, रेस्टिट्यूटिव पुनिशमेंट। अभी आप नोट बना लो, लिख लो, ये चीजें बाद में मैं बता दूंगा क्या होती हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें थी माइल्ड दुर्खायन ने स्टडी की। इसी तरीके से आप बाकी भी स्टडी करोगे, टेलकट पार्सन ने क्या बोला, पास्ट में क्या होता था। आप अभी इसका इतना लिख लो कि यहाँ पे पैटर्न वेरिएबल, पास्ट में पैटर्न वेरिएबल PATTER, पैटर्न वेरिएबल ये होते थे। और प्रेजेंट में यानी मॉडर्न में अब क्या चेंजेस होगी, अब ज्यादातर जो डोमिनेटिंग है वो पैटर्न वेरिएबल बी टाइप के आ गए। ठीक, तो ये पैटर्न वेरिएबल क्या थे वो 5, वो भी हम कैलकट पार्सन आएगा तभी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने नोट्स में लिख देना है, उस जगह छोड़ देना। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्निटी, और उसको किस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट ने भी उसको उन चीजों को स्टडी करना शुरू किया है। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट्स कोई भी हो आप कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसको भी आप ये चीजें अगर आपको अच्छी लगती है शेयर कर सकते हो, और थम्स अप कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन भी एक किस्म का मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।